हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के पार्ट 6 को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। चित्र 1। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात सहित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। देखिए, जो गुजरात का जो सूरत में जो ये तट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था 17वीं शताब्दी तक, लेकिन 18वीं के आते आते इसका महत्व काफ़ी कम होने लग गया था। इसको डच और ब्रिटिश व्यापारी दोनों ही इसको यूज़ करते थे। आगे है, इस अध्ययन में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। देखिए, जो कपड़ा और जो लोहा का उद्योग था वो बहुत ही उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग थे, और जो ब्रिटेन था उसको दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था कपड़े के मशीनी उत्पाद ने। और धीरे धीरे 1850 तक ब्रिटेन लोहा और इस्पात उद्योग में भी दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। आगे चलते हैं कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेचती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन की औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हो चुका था वो भारत से ही कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ पे जाके अपना सामान महंगे दामों पर बेचते थे। और ये धीरे धीरे जो ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण था वह उसका उत्पादन भी बढ़ने लगा था, और जो वहाँ के उद्योगपति थे वह भारत को ही एक विशाल के बाजार के रूप में देखने लगे थे। अब इस आगे देखेंगे कि इस सारी चीज़ों से भारत के लघु उद्योग या शिल्पों या उद्योगों पर किस प्रकार के असर पड़े। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पाद पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे कपड़ों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मजेदार है। देखिए, भारत का जो कपड़ा उद्योग था, जो कपड़ा भारत में बनते थे, उनकी गुणवत्ता और उसकी जो बारीक जो कारीगरी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में, पश्चिमी मध्य एशिया में इन कपड़ों का जो भारी व्यापार होता था। फिर यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भी यूरोप में भारतीय कपड़े को बेचने लगी थी, और इससे उनका व्यापार काफ़ी फलने फूलने लगा था। और जो भारत के जो बुनकर हैं उनकी जो हुनर की जो यादें हैं वो अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी हम आज भी वो जिंदा है। आगे चलते हैं कि शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे।
जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकत में डेरा डाला। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकत से निकले शब्दों को कलीको कहने लगा। बाद में इस तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। देखिए, सबसे पहले जो विदेश में जो भारत का जो कपड़ा था वो मसलिन के नाम से, जिसे मलमल भी कहते थे, वो उनके बीच में काफ़ी प्रचलित हो गया था। जब पुर्तगाली मसालों को ढूंढते ढूंढते भारत आए तो उन्होंने भारत के केरल के तट पर, जिसे कालीकत कहते हैं, वहाँ पर डेरा डाल लिया। वहाँ से मसालों के साथ साथ वे सूती कपड़ा भी लेने लगे, और क्योंकि वो कालीकत से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे, और बाद में इस हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता सहित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। देखिए, चित्र 3 ये है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। गौर से देखें कि इस बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़ा बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़ों के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। आगे चलते हैं वापस। साथ के साथ ही चित्र 2 भी देख लेते हैं। पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थायी बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इस बही के पन्ने को पलटते तो आपको पता चल जाता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स भी कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। देखिए, उस समय जो भारत के जो कपड़े का जो व्यापार था वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, और जो सूती और जो रेशमी कपड़े की 98 प्रकार की जो किस्में थी उस टाइम भी। और उस टाइम करीब 6 लाख थानों का जो ऑर्डर था वो तैयार होता था, और वो 2 साल पहले ही उसको व्यापारी वहाँ से मंगवा लेते थे, और जो फिर वहाँ पे थान पहुँच जाते थे तो उनको नीलामी के जरिए वहाँ पर बेचा जाता था। और जो ये जो थान होता था वो 20 गज लंबा होता था और 1 गज चौड़ा होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए अब इस बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक के जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदारी सूत कपड़े भी शामिल थे। उन्हें यह व्यापारी शिंट्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का शिंट्स शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकलता है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। देखिए, उस समय जो व्यापारी थे वो भारतीय कपड़े को शिंट्स, कोसा या बडाना कहते थे। जो शिंट्स है वो हिंदी के छींट शब्द से निकला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो छींट है उसे रंगीन फूल पत्तियों वाले छापे, अगर कपड़े के ऊपर वो छापा बना हुआ है तो उसे कहते हैं। और ये जो कपड़े थे, सूती कपड़े, उनकी ज़बरदस्त मांग यूरोपीय बाजार में पैदा हो चुकी थी, क्योंकि इनकी सस्ती कीमत थी, बारीक रेशे थे, आकर्षक इनके ऊपर फूल पत्तियां बनी होती थी, जिसकी वजह से इसका एक अलग ही रुतबा था। यहाँ इंग्लैंड के जो रईस थे वो ही नहीं बल्कि वहाँ की महारानी भी खुद भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है।
इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारे किस्म के कपड़े आते थे जिसे बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। देखिए एक दूसरा शब्द है बंडाना। यह शब्द यह हिंदी के जो बांधना शब्द है उससे निकला हुआ है। इसका इस्तेमाल जो किया जाता था वो सिर पर या गले पर पहनने वाले जो चटक रंग के जो छापेदार गुलबुंद थे उसके लिए किया जाता था। और इस तरह के काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के जो कपड़े थे वो तैयार किए जाते थे। आगे है चित्र 5। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट यह सबसे बढ़िया उदाहरण है। देखिए यह भी बहुत सुंदर दिख रहा है। चित्र 6 बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीरों को देखिए। ये वाली जो लकीर है, दरअसल इस ओढ़नी में दो बांधकर रंग किए टाई एंड डाई रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया था। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। आगे है कि बही की कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। आगे है कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की जो लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक नया कानून पारित कर दिया था। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। देखिए 18वीं सदी के शुरुआत में आते आते भारतीय कपड़ों की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी वजह से जो इंग्लैंड के निर्माता थे वो भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे और उनकी मांग पर ही सरकार ने कैलिको अधिनियम भी एक पारित कर दिया था। ये एक कानून था जिसमें हिंदुस्तान के जो छींट के जो सूती कपड़े थे उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कालिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर भारत में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। देखिए ये जो कैलिको कानून था उससे जो वहाँ के जो निर्माता थे, ऊन व रेशम के जो निर्माता थे उनका उद्योग थोड़ा सा चलने लगा था क्योंकि उन्होंने पूरे इंग्लैंड में वो चाहते थे कि सिर्फ उनका ही कपड़ा बिके। इसलिए सरकार ने सबसे पहले कालिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण के रूप में विकसित किया था। फिर वहाँ पर जो सफ़ेद मलमल था या बिना मांड वाला जो भारतीय जो कोरे कपड़े थे उनको इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन के छापे जाने लगे थे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। स्पिनिंग जेनी, यहाँ पे एक अक्षर है, एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। देखिए जो भारतीय कपड़े की सामने जो कंपटीशन था उससे इंग्लैंड की जो तकनीकें थी वो काफ़ी सुधर गई थी। इसको देखते ही जॉन के नाम के व्यक्ति ने एक स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जिसके कारण एक कारीगर एक ही साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। और 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था उसे सूती कपड़े की जो बुनाई को एक बिल्कुल क्रांतिकारी रूप दे दिया था। इसकी वजह से बहुत सारा कपड़े का काम बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था।
अब जो ये कपड़े का काम था बहुत तेज़ी से भी हो रहा था और कारीगर भी उसमें कम लग रहे थे। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी थी। देखिए, बेशक ये तकनीकी आ गई थी जिसमें वाष्प इंजन भी था और ये स्पिनिंग जेनी भी थी, लेकिन उसके बाद भी 18वीं सदी तक दुनिया के बाजार में भारतीय कपड़े का जो दबदबा था वो बना रहा था। जो फ्रेंच, ब्रिटिश, डच और दूसरे जो यूरोपीय व्यापारी थे, उन्होंने इस भारतीय कपड़े के व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया था। वे भारत में आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सत्ता मिल गई, वो वहाँ के नवाब बन गए थे, तो उन्होंने भारत में चांदी को मंगाने की उनको ज़रूरत नहीं लगती थी, क्योंकि अब वहीं के किसानों और जमींदारों से जो वो राजस्व इकट्ठा करते थे, उसी पैसे से अब वो कपड़ा खरीदने लग गए थे। एक चित्र साथ है। कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। देखिए, ये कोचीन स्थित डच की एक बस्ती का दृश्य है। आगे है चित्र 8, बुनाई केंद्र 1500 से 1750 के बीच में। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? देखिए, जो स्टार है वो सफ़ेद है, जो फ्लावर सा बना हुआ चेक वो धारीदार कपड़े है यहाँ पे। ये जो ये है शिंट्स है, यहाँ पे ट्रायंगल सिल्क है। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यहाँ पे डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। आगे है कि याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बनने ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश स्थित ढाका, 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ पे यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़े बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे दक्षिणी भाग, पश्चिमी तट पर मुख्य केंद्र गुजरात में स्थित थे। यहाँ पे आगे चलते हैं कि बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार का तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, बुनकर वही होते थे जो बुनाई का काम करते थे और उन्हीं लोगों समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उन्हें बंगाल में तांती बोला जाता था। उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन कहा जाता था। दक्षिण भारत के सालेवर, कैकोलार तथा देवांग समुदाय में बुनकरी के लिए वह प्रसिद्ध थे। सूती कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को छिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों से पर होने वाली बुनाई या उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी।
देखिए, जो सूती कपड़ा जो कातना होता था वो उत्पादन का सबसे पहला चरण होता था। ये ज़्यादातर काम महिलाएं करती थी। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़ा बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में जो बुनाई का काम था वो पुरुष करते थे। जो रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज के धागे को इस्तेमाल किया जाता था। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। देखिए, धीरे धीरे जो भारतीय कपड़ा है उसका पतन होने लगा था, क्योंकि अब यूरोप और अमेरिका के बाजारों में भारतीय कपड़े को ब्रिटिश जो उद्योगों में जो कपड़े बनते थे उनसे मुकाबला करना पड़ता था। और दूसरा, जो इंग्लैंड के कपड़े पर भारत ने निर्यात इसलिए मुश्किल हो गया था क्योंकि वहाँ पर सीमा शुल्क काफ़ी थोप दिए थे। आगे है कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों की तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों की पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार को गुहार लगाई। देखिए, जो इंग्लैंड में जो सूती कपड़ा बनने लग गया था उसकी शुरुआत 19वीं सदी में ही हो गई थी और इसकी वजह से जो भारतीय कपड़ा था वो धीरे धीरे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से बाहर होने लगा था। इसकी वजह से हमारे जो भारत के काफ़ी हज़ारों बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए और सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी थी। बुनकरों ने बार बार सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। हम भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखों और हम लोगों की कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब ओरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हम कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखे मर जाएंगे। देखिए, 12,000 बुनकरों ने भारत की कंपनी सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें वो कहते थे कि हमारा यही काम धंधा है, हम दूसरा कारोबार नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ व्यापार नहीं किया जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। आगे है, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया कि सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने के हालात में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तेले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ साल में मैंने 28 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। इस पैसे से मैंने मेरी बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया है। मैंने बहुतों से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत के कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तार हो जाता है।
कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। देखिए यह बहुत ही दुख भरी घटना थी, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन से बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वो बेरोजगार हो गई थी। देखिए 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में जो बने सूती कपड़े थे वो वहाँ उससे पट गए थे। दरअसल जो 1880 के दशक तक यह हालत हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे वो 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे सिर्फ बुनकरों को ही नहीं बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती चली गई और वो बेरोजगार होते गए। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाला साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। देखिए ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही जो भारत के जो हथकरघों से उनकी होने वाले जो बुनाई का जो काम था वो पूरी की तरह ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो कुछ किस्में थी कपड़ों की वो मशीनों पर नहीं बन सकती थी, क्योंकि जिसमें जटिल और मन भावन किनारियों वाली जो साड़ियाँ थी या परंपरागत बुनाई वाले जो कपड़े थे वो मशीनों पर नहीं बन सकते थे। और यह कपड़े केवल रियासतों के बीच में नहीं बल्कि मध्य वर्ग में भी इनकी काफ़ी मांग थी। और न ही जो यह कपड़ा था वो ब्रिटेन की मिलों में बनता था, क्योंकि वह बेहद मोटा कपड़ा था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आगे चलते हैं कि आपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिणी भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। यह शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वो आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। देखिए जो शोलापुर और भारत में स्थित जो शोलापुर है और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा है, ये 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरी के लिए एक नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। जो बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने उनकी प्रेरणा से हुए, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो बाहर से आए कपड़े का बहिष्कार करें और जो हाथ से कते सूत और हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहने। इस तरह जो खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई और जो चरखा था वो भारत की पहचान बन गया और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में उसको जगह दे दी गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाली कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी के काफ़ी नज़दीक था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। देखिए सूती कपड़े की जो मिलों थी उनका उदय कैसे हुआ। 1854 में बम्बई में पहली भारत की सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। यह कताई की मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और जो चीन को जो कच्चे कपास का जो निर्यात था वो बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई जो पश्चिमी भारत की जो काली मिट्टी थी उसके काफ़ी नज़दीक भी था और वहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। वहीं से सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई जब, तो वहाँ उन्हें कच्चा माल मिलना बिल्कुल आसान हो गया था। चित्र 10। एक कपास कारखाने काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। आगे चलते हैं।
प्रगलन, प्रगलन क्या होता है? चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। आगे है, सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ लगातार व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। देखिए, धीरे धीरे बम्बई में 84 कपड़े की मिलें शुरू हो चुकी थी और जो ज़्यादातर जो मिल थी वो पारसी और गुजराती व्यापारियों ने खोली थी, क्योंकि जो चीन के साथ व्यापार करते करते उन्होंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। इसी दौरान दूसरे शहर में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़े मिलों को बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांगे भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। देखिए, धीरे धीरे मुंबई के बाद अब अहमदाबाद में कारखाना खुल गया था और फिर उसके बाद कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया था। सूती कपड़ों की जो मिल थी वो बढ़ती जा रही थी और इसके कारण जो मजदूरों की थी वो उनकी भी मांग बढ़ने लगी थी, जिसके कारण हजारों गरीब कारखानों में काम करने के लिए शहर की तरफ आने लग गए थे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकार आयातित वस्तुओं की पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन को पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। देखिए, ऐसा होता है कि जो कोई भी सरकार होती है वो अगर भारत से अपनी सीमा के बाहर से कुछ भी आयात हो रहा है तो उस पर सीमा शुल्क कर लगा देती है, जिससे जो उसी की देश के जो उद्योग हैं छोटे छोटे, ताकि उनको संरक्षण मिल सके और प्रतिस्पर्धा जो दूसरे देशों के साथ होती है वो कम हो सके। लेकिन जो भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटेन का जो राज्य था, उसकी वजह से भारत जो वहाँ की उस समय जो भारतीय सरकार थी, उन्होंने जो स्थानीय उद्योग थे उसको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई और जो ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था, जो सस्ता कपड़ा आता था, उसकी टक्कर से काफ़ी मिलों को, ये जो भारत में जो कारखाने खुले थे उनको नुकसान होता था। लेकिन जब सबसे पहली लहर जो भारत के औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन को देखी थी वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन से आने वाले जो कपड़े की जो मात्रा थी वो कम हो गई थी और जो सैनिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ने लग गया था। आगे है कि टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। देखिए, भारतीय इस्पात और लोह, अब तक हमने कपड़े का उद्योग देखा था, अब आगे देखते हैं लोह और इस्पात का उद्योग। भारतीय इस्पात और लोह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ से तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यही बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। देखिए,
जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने मैसूर पर 1799 तक शासन किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 लड़ाइयाँ भी लड़ी थी और चौथी लड़ाई में वो लड़ते लड़ते मारे गए थे। लेकिन इनकी जो तलवारें थी वो आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति हैं। इनकी तलवार इतनी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ये एक खास प्रकार की अ, अ, कार्बन इसमें काफ़ी गुण होता था। खास प्रकार की मिट्टी या जिसे हम चट्टान बोल सकते हैं, उसको बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने तथा धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके प्रगलन के द्वारा तैयार की जाती थी। यह तलवार वुड्स नामक स्टील से पैदा हुई थी जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस तरह की जो वुड्स स्टील की जो तलवारें हैं वो बहुत पैनी और लहरीदार होती थी और इनकी बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। आगे है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार करते थे जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आगे है कि वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिक को भी काफ़ी आकर्षित किया था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत में अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगर द्वारा बनाए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। देखिए, जो ये भारत का जो वुड स्टील था उसको माइकल फराडे जो वैज्ञानिक थे जिसने बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किया था, उन्होंने 4 साल तक इस पर अध्ययन भी किया था। लेकिन धीरे धीरे यह जो भारत में जो कारीगर थे, जो लोहा और इस्पात का जो काम था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था क्योंकि जो इंग्लैंड से आए जो इस्पात और लोहा था उसने उसकी जगह ले ली थी। गांव में उजड़ी भट्टियां। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन के बेहद परिष्कृत तकनीकी जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखाने में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोंकनी चलाती थी। धोंकनी हवा फेंकने का एक यंत्र होता है। देखिए, गांव में भट्टियां थी वो जो उजड़ने लगी थी। खासतौर से जो बिहार और जो मध्य भारत के हर एक जिले के जो प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए वो स्थानीय भंडारों का ही इस्तेमाल करते थे और उसी से जो रोज के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, औजार हैं और साधन उसी से ही बनाए जाते थे। ज़्यादातर जो भट्टियां थी मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों की बनी होती थी। जो प्रगलन का जो काम था वो पुरुष करते थे और जो महिलाएं थी वो हवा फेंकने का काम करती थी। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो
नए कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्ययन 4 में पढ़ चुके हैं। जब आप औपनिवेशिक सरकार के आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वो कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे थे। देखिए, जो सरकार ने जो वन कानून बनाए थे उसकी वजह से वो वनों में कोई दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ये जो कारीगर थे उनको कोयले के लिए जो लकड़ियाँ थी वो नहीं मिलती थी। अगर वो चोरी छिपे ले आते थे तो लेकिन उसका लंबे समय तक उनका काम नहीं चल सकता था। इसकी वजह से उन कारीगरों को यह पेशा छोड़ना पड़ा और आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। चित्र 13 मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगालकों का अगरिया समुदाय रहता था। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा भट्टियां नहीं चलाई। आगे है कि कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिसकी उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लौह और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहों की मांग कम होने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ गई थी। देखिए, धीरे धीरे जो सरकार थी उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जंगलों में आने जाने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन इसके बदले भारी कर उनको चुकाने पड़ते थे। इसकी वजह से जो प्रगालक थे उनकी जो आय थी वो कम होने लगी थी और 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से जो लोहे और इस्पात का जो आयात था वो भी होने लगा था और जो लोहार थे भारत के वो भी आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से जो स्थानीय प्रगालक थे उनके द्वारा बनाए गए लोहे की मांग कम होने लगी थी और 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहे और इस्पात बनाने वाले जो कारीगर थे उनके सामने एक नई जो चुनौती थी वो भी खड़ी हो गई थी। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। साल 1904 की बात है कि अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह व इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च चुके थे। जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लौह व इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लग जाए। देखिए, अमेरिका के जो भूवैज्ञानिक हैं चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लोहा व इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा भी खर्च कर चुके थे। जमशेद जी टाटा भारत में लोहा व इस्पात का कारखाना लगाना चाहते थे, जिसके लिए वो अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन उनकी पहली शर्त थी कि उनको अच्छे लोहा भंडारों का पता लग जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल में खाक छानने के बाद वोल्ड और दोराबजी एक छोटे गांव में जहां पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी थी। सजारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी और एक दिन कई घंटों तक जंगल में छानने के बाद दोराबजी और वेल्ड को एक छोटे गांव से जब गुजरे तो उन्होंने कुछ स्त्री पुरुषों को टोकरियों में लोह ले जाते हुए दिखाई दिया। वे अगरिया समुदाय के लोग थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया।
जब वेल्ड और दोराबजी वहाँ पहुँचे तो उनको अपनी उन्होंने जो अध्ययन किया उस पहाड़ी का, तो जो उनको जिस चीज़ की तलाश थी वह पूरी हो चुकी थी। जो ये रजारा की जो पहाड़ियाँ थी वो दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्क भंडारों में से एक थी। आगे है, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और खाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अग्रिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। देखिए यहाँ पे एक परेशानी थी कि वहाँ पर आसपास पानी नहीं था, लेकिन कारखाना लगाने के लिए यह सही पानी की आवश्यकता बहुत थी, तो जिसकी वजह से वह सही जगह का तलाश उनकी जारी रही। कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के पास बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए एक जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। देखिए कई सालों के बाद जो सुवर्णरेखा नदी है वहाँ पर जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बनाने के लिए जगह साफ की गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के पास निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई और स्टील का उत्पादन होने लगा। चित्र 14, सुवर्णरेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940। यह इसकी एक फोटो है। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ उत्पाद का निर्माण संभव है। देखिए उस समय रेल के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में जो बनी कंपनियां थी उनकी भारत में काफ़ी मांग थी, और जो वहाँ के जो विशेषज्ञ थे वो नहीं मान रहे थे कि भारत में भी इस्पात का जो निर्माण है वह संभव हो सकता है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन ने बनने वाला इस्पात को यूरोप के युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में काफ़ी गिरावट हुई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाला 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। देखिए ये किस्मत की बात थी कि जब टिस्को की स्थापना हुई तो उस समय हालात बदलने लगे थे और 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जो ब्रिटेन में जो इस्पात बनता था वो यूरोप के जो युद्ध की आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए वहीं पर लग जाता था। तो जिसकी वजह से भारत में आने वाला जो ब्रिटिश का जो स्टील था उसकी मात्रा में काफ़ी गिरावट हो गई थी, और जो रेल की पटरियों थी उनके लिए अब भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया था। जब युद्ध लंबा हो गया तो युद्ध में इस्तेमाल गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के जो पहिए थे उसका काम भी टिस्को को सौंप दिया गया, और 1919 तक यह स्थिति हो गई कि जो टिस्को में बनने वाला 90% इस्पात यह औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। और जैसे जैसे समय बीतने लगा टिस्को समूचे ब्रिटिश सरकार साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुकी थी। चित्र 15, युद्ध के आखिर में विस्तार। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और ग्वालियर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919 की यह एक तस्वीर है कि युद्ध के बाद भी जो यह फैक्ट्री थी उसका साइज था वो बढ़ता जा रहा था। सूती कपड़े की तरह लोहे व इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तब शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई।
भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। आगे है कि जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत की औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम में नवीनतम तकनीकी का आयात कराया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किया और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान के विदेशी कब्जे के भय से वहीं से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही अपने सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें। कोई भी आपको सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दें। धन्यवाद।